हेड ऑफ फिटनेस और फिजियो दोनों मौजूद हैं स्पोर्ट्स 360 में। उमर फारूक साहब जो कि हेड ऑफ फिटनेस हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम अवैस। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपके टाइम का। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन कर रही हैं फिजियो स्पोर्ट्स 360 की हमारी मेहमान भी डॉक्टर सामिया रशीद। अस्सलाम वालेकुम सामिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उमर भाई आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, जब हम मैंने कहा ना इंट्रो में, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो जो हमारे यंग ब्लड है, खास करके जो अंडर 17 की बात करूं, 19 ईयर्स की बात करूं, तो वो एक ही ज़हन में उसके सवाल आता है कि बॉडी बिल्डिंग जो उनसे उसको फिटनेस कहा जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं इसको बड़ा कैटेगोरिकली मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हमने आम तौर के पर फिटनेस को या तो लिंक कर दिया है वेट लूज के साथ, या हमने लिंक कर दिया वेट गेन या बॉडी बिल्डिंग के साथ। फिटनेस इज़ अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। हम जब बात करते हैं फिटनेस की, तो फिटनेस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आती है परफॉर्मेंस और दूसरी आती है आपकी फिजिक या आपके जो वेट गोल्स हैं। 90% मुझे तकरीबन 20 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं। वर्क विद न्यूमरस बिग ऑर्गेनाइजेशंस, पीसीबी के साथ फिटनेस कैंप का पार्ट रहा हूँ, पीएचएफ के साथ फिटनेस कैंप का पार्ट रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी फिटनेस इंडस्ट्री 20 साल पीछे है। हम 20 साल पीछे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अभी तक अपने आप को इस्टेब्लिश ही नहीं कर सके कि अगर हमने जिम जाना है तो जिम जाने की मेरी वजह क्या है। क्या मैंने वहाँ पे जाके वेट लूज़ करना है, या मैंने अपने हार्ट रेट को बेहतर करना है, क्या मैंने अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, या मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग करना है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारे जिम के अंदर। प्लस उसके बाद जो एक बहुत बड़ा एक जो इमेज डेवलप हुआ है जिम का, कि जिम में अज़ियत का है। आप जिम जाते हैं तो आपको वेट ही उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो जिम वाले कल्चर की तरफ आ नहीं रहे। तो सबसे पहले तो इस माइंडसेट को निकालें कि जब आप जिम जाते हैं तो वहाँ पे आपका मेन फोकस इज़ नॉट कि यू हैव टू लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट और आपने अपने आप को स्ट्रेस में डालना है या अज़ियत में डालना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपकी जो इंटरनल फिटनेस है, आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम जो डिजीज़ के अगेंस्ट काम कर रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। प्लस उसके साथ अगर आप एथलीट हैं तो आपको बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा या ऐसे वर्कआउट जिसमें आपकी फिजिक से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सर डोंट फॉरगेट के श्रीलंकन कैप्टन राणा अर्जुन रणतुंगा, ही वाज अच्छा खासा वेट था, बट उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। रनिंग बिटवीन द विकेट अर्जुन रणतुंगा की वन ऑफ द बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट। इट डजंट मैटर कि आपका फिजिक कैसी है, व्हाट मैटर्स इज कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो सारे एथलीट्स जो जिम जा रहे हैं अंडर 19 में, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि अंडर 19 के अंदर आप अंडर 19 की टीम को उठा के देख लें, यू आर द बेस्ट टीम। वाई? बिकॉज स्किल के ऊपर ज़्यादा काम है। बट जैसे ही आप अंडर 19 से आगे जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लें, आपका एकदम कोलैप्स आता है। लेकिन जैसे आपने उम्र पे बात की अपना अंडर 19 की, उस पर मैं जरूर आना चाहूंगा। सामी, अगर आपकी तरफ आऊं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमारी अनफॉर्चुनेट एक अलविया है, जैसे मैंने आपको ऑफेयर भी बात करा था, कि उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती फिजियो को। बहुत कम अरसा हुआ पाकिस्तान में जब उनको अंडरस्टैंडेबल लोगों को हुआ कि यार फिजियोथेरेपी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदगी का। थेरेपी के लिए, खास करके रिहैब के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है कि आपको फिजियो के पास जाना पड़ेगा। जी ऐसे ही है। एक्चुअली मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहूँगी, आजकल जो मोस्टली लोग जॉब करते हैं, या वो सिटिंग है या वो स्टैंडिंग है। मोस्टली ऑफिस वर्क्स में तो हम लोग देखते हैं कि सिटिंग ही ज़्यादा है। उनमें हम लोगों के पास लोग इस तरह करते हैं कि वो प्रेफर नहीं करते फिजियोथेरेपी। इवन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें नेक पेन स्टार्ट हो जाता है, हाथों में टिंगलिंग या इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। वो सर्जरी प्रेफर करते हैं ओवर द फिटनेस या फिजियोथेरेपी। जबकि ये बताना मैं ज़रूरी समझूंगी कि सर्जरी से बचने का बेहतरीन हल एक फ़िज़ियो के पास जाएं और वहाँ से फिजियोथेरेपी एक प्रॉपर रिहैब प्रोग्राम बनवाएं, वो आपको सर्जरी से बचाता है। और सर्जरी के बाद भी आपको फिजियो की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्जरी काफ़ी ज़्यादा मसल्स को वीक कर देती है। और इसको बहुत सारे लोग मसाज से लिंक करते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। स्ट्रेचिंग होती है, मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, नर्व ग्लाइडिंग टेक्निक्स, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स और भी हैं। उमर भाई, मैं क्योंकि इतना एक्साइटेड था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आ गया, भूल गया पूछना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। अपने बारे में कुछ बताइएगा इस वक्त, क्योंकि मैं देख रहा था आप हेड ऑफ फिटनेस भी हैं। डिफरेंट अपना आपने क्रिकेट बोर्ड की बात करूं, चाहे पाकिस्तान फुटबॉल की बात करूं, आपने काम भी किया है। उसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस आप जो उनसे इसको आपको माना भी जाता है। अपने बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। अच्छा, मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। 2005 में जब इंडस्ट्री बॉडी बिल्डिंग से निकल के फिटनेस की तरफ जा रही थी, वी स्टार्टेड। और 20 साल के अंदर आई वर्क विद अ लॉट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस। अभी आई एम वर्किंग विद वोस्टरवर्ल्ड एज हेड ऑफ फिटनेस, एंड आई एम द ओनली वन हु हैज वर्कड इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। तीनों इंडस्ट्री के अंदर आई वर्कड। मास्टर स्पोर्ट्स साइंसेज प्लस मास्टर ट्रेनर। मैं ट्रेनर्स को ट्रेन भी करता हूँ,
जो लोग इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, या बिकॉज पाकिस्तान के अंदर आपको एक मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए लाइसेंस चाहिए, बट एक ट्रेनर बनने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ट्रेनर्स को भी ट्रेन करता हूँ और उनको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, एंड आई टेल देम दिस सर्टिफिकेशन इज़ अ लाइसेंस टू ट्रेन पीपल। इसके बाद पीसीबी के फिटनेस कैंप्स का पार्ट रहा हूँ, पीएचएफ की अंडर 16 जो टीम है उसके फिटनेस कैंप्स का पार्ट रहा हूँ, और बस कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो असल फिटनेस है उसका ट्रेंड और लोगों को आइडिया हो कि व्हाट एक्चुअल फिटनेस इज, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं इस पर आपसे बात भी करना चाहूँगा। डॉक्टर सामिया, आपकी बात करें, क्योंकि फिजियोथेरेपी जैसे आपने भी बताया उसको कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ पर इस चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती। अपने बारे में कुछ बताएं फिजियोथेरेपी की, कहाँ से आपने डिग्री ली और ख़ास करके स्पोर्ट्स ही क्यों? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता है कि बहुत से और भी शोबों के अंदर अपना हेल्पफुल होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स थेरेपी ही क्यों? मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी से है। हमारी 5 इयर्स की डिग्री होती है, प्रॉपर डॉक्टरेट डिग्री है। उसके अलावा ड्राई नीडलिंग और काइनेसियो टेपिंग में भी मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, और अभी फिटनेस ट्रेनर की भी मैंने सर्टिफिकेशन ली है, और रिसेंटली मैं वॉस्टोवर्ड के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, आपने मुझसे सवाल किया कि स्पोर्ट्स थेरेपी ही क्यों? स्पोर्ट्स थेरेपी इस वजह से कि एक अगर आप स्पोर्ट्स थेरेपी में आ जाते हैं ना, आपको ये टेक्निक आ जाती है कि आपने क्लाइंट को किस तरह रैपिड रिलीफ देना है। सपोज अगर हमारे पास कोई एथलीट आता है या फिर कोई और बंदा जिसको इंजरी हो गई है, स्पोर्ट्स में तो मोस्टली यही हो रहा होता है, स्प्रेन हो रहा होता है, हमारे पास मोस्ट कॉमन है। अब हमें उसको ट्रीट करना है और एट द सेम टाइम हमें उसे वापस पिच पे भी भेजना है। अब वो किस तरह करना है, वो एक फिजियो की स्पेशलिटी होती है कि आपने उसे एक रैपिड रिलीफ देना है ताकि वो अपनी गेम में वापस जा सके। इस वजह से मेरा स्पोर्ट्स थेरेपी में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप एकदम से जो है लाइक थ्रू योर मैजिकल हैंड्स आप बंदे को ठीक करें। उमर भाई, थोड़ा सा आप बात करें थे अंडर 19 प्लेयर्स की बात करें तो यंग एज हमारे पाकिस्तान में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा ना कि अंडर 19 लेवल पे बात करूं तो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि मार बड़ी खाई होती है लोगों ने, देहात से बिलोंग करते हैं, और आपको पता है वहां पर अगर बात करूं तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बिल्ड उनकी स्ट्रांग होती है, लेकिन उस बिल्ड को प्रॉपर कन्वर्ट करना, फिजिकली बात करूं स्पोर्ट्स के अंदर, उसको फिर आगे मेंटेन करके रखना, वो कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी बात करूँगा। जैसे अभी समिया ने की ना रिहेबिलिटेशन की, इंजरी रिहेबिलिटेशन से पहले बात आती है इंजरी प्रिवेंशन की। आप देखें अपनी अंडर 19 टीम के अंदर आपको रेयर इंजरीज मिलेंगी, बट आप अपनी जब जैसे किसी भी स्पोर्ट्स की आप जो नेशनल टीम की तरफ जाते हैं आपको मोस्टली उसके अंदर इंजरीज मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए अपने मसल्स को किस तरीके से ट्रेन करना है। मैं थोड़ी सी शायद एक कंट्रोवर्शियल बात भी करूं, बट जब हम जवान होते हमने 2 फास्टेस्ट बॉलर्स देखे, ब्रेटली थे और एक पाकिस्तान के शुएब अख्तर। अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ब्रेटली के स्ट्रक्चर में कहीं पे भी आपको बॉडी बिल्डिंग वाला कल्चर या बॉडी बिल्डिंग वाली फिजिक नजर नहीं आती थी, बट स्टिल ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर बिकॉज उसने अपने मसल्स को इस तरह ट्रेन किया था कि उसने अपने मसल्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया था। ऑन द अदर हैंड लुक एट द अदर फास्ट बॉलर शुएब अख्तर, ह्यूज बॉडी बिल्डर, बिग मसल्स। सो उस करियर के अंदर देयर वाज अ लॉट ऑफ इंजरीज। सो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि मैंने अगर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है, बट वो वेट ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, उस वेट ट्रेनिंग में पावर का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, मेरी फंक्शनैलिटी कैसी होनी चाहिए। अभी करंटली तो किस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं बेसिकली, किस मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, और अभी तो पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेंथ नहीं, इट्स अबाउट फंक्शनल स्ट्रेंथ। पूरी दुनिया के एथलीट्स फंक्शनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, उनके कोचेस फंक्शनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। हम अभी भी बॉडी बिल्डिंग और बेंच प्रेस और स्क्वाटिंग और रनिंग से बाहर ही नहीं आ सके। तो हमें अपनी फंक्शनल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। अगर मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अच्छा परफॉर्म करें, तो उनकी फंक्शनल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, बजाय कि आप उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ या बॉडी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा सामिया, अगर बात करूं फिजियोथेरेपी की, तो आपको ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं, आप कर लें कि जो आपके अपना जिम में या फिटनेस सेंटर के अंदर ज्यादा किन का ज्यादा नजर आते हैं कि उनको ज्यादा थेरेपी किस चीज की? या तो उनको शायद शोल्डर इंजरी पाकिस्तान में ज्यादा प्रिवेल होती है, मैं बॉल या एथलीट की बात कर रहा हूँ, या किससे ज्यादा होता है?
हाँ जी, शोल्डर हमारा, आपने सही कहा, शोल्डर जो है वीकेस्ट रीजन होता है। इसकी हम लोग मसल स्ट्रेंथनिंग की भी अगर बात करें, उसमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंजर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमने इसको ट्रेन किस तरह करना है, किस एंगल में करना है, और उससे ज़्यादा ये कि वो अपने स्टेबलाइजर मसल्स पे काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शोल्डर इंजरी हमारे पास मोस्ट कॉमन है। और साथ साथ फास्ट बॉलर्स में बैक इंजरी भी हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है, क्योंकि सारा प्रेशर जो है आपकी डाउन से अप जब ट्रांसफ़र होता है, तो वो ऑब्वियसली आपका बैक का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल है। तो एक तो शोल्डर एंड बैक मोस्ट प्रिवेलिंग रीजन है जो हमारे पास फिजियो में आते हैं। उमर भाई, ये सवाल हर एक पाकिस्तानी यंगस्टर का है जो स्पोर्ट्स के अंदर अपना कैरियर परस्यू करना चाहता है, या उस प्लेयर का है जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं अपना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पाकिस्तान टीम को कर रहा होगा या रीजन को कर रहा होगा, जस्ट नॉट क्रिकेट, एनी स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक हमेशा वो शिकायत एक बात करते हैं जो मैं भी आपसे ऑफेयर कर रहा था कि यार ठीक है, एज एन एथलीट अगर मैंने भी अपने आप को रिहैब करना है तो मुझे फिजियो भी चाहिए, मुझे स्विमिंग पूल भी चाहिए, मुझे प्रॉपर एथलीट अपना, मुझे प्रॉपर ट्रेनर चाहिए जो कि जिसको पता हो मेरी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उस पर काम कैसे करना है, कट्स कैसे लाने हैं, जो भी मामला हैं। लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं जिम्स, खास करके मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये क्यों है? देखें वैसे इसमें ना दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो अगर आप जनरल पब्लिक की बात करते हैं ना, तो वो है आप अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करते हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, बहुत कॉस्टली जिम होगा, 18,000 20,000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करेगा। हम 2 दोस्त जाएंगे, खाना खाएंगे, 15-20 हज़ार रुपया बिल हम ज़रूर पे करेंगे, वो हमें कॉस्टली नहीं लगेगा। मैं जाऊंगी, मैं बोटीक से 40-50 हज़ार रुपये का सूट खरीद लूँगी, वो मुझे कॉस्टली नहीं लगेगा। बट जहाँ पे बात आएगी ना, मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे मुझे 15,000 या 20,000 कॉस्टली लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको आप फोकस करें। 50 हज़ार का सूट भी अगर आप ले लेती हैं और वेट आपका 90 kg है, तो आपको सूट नहीं करेगा। सो पहले तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को फोकस करें। दूसरी चीज़, अगर आप स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेटली, हमारी फेडरेशंस के पास रिसोर्सेज हैं, हर फेडरेशन के पास अच्छे जिम्स हैं, हर फेडरेशंस के पास फैसिलिटीज़ हैं। ऑल दे नीड इज़ कि उन्होंने उस फैसिलिटीज़ को किसी टेक्निकल पर्सन के हवाले करना है, या आपका जो वॉलीबॉल का कोच है वही वॉलीबॉल का फिटनेस प्लेयर है, फिटनेस ट्रेनर है, वही वॉलीबॉल का साइकियाट्रिस्ट भी है, वही वॉलीबॉल का रिहैब स्पेशलिस्ट भी है। तो इस चीज़ों से निकलें। आजकल के दौर में स्पोर्ट्स इज 50% स्किल एंड 50% फिटनेस। बॉस, अगर आपके पास स्किल है और फिटनेस नहीं है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो फेडरेशंस हैं वो अपने बजट एग्जैक्ट जो टेक्निकल बंदे हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करें, उन लोगों की कंसल्टेशन लें, और उन लोगों की कंसल्टेशन के साथ आप जो है ना उस डिपार्टमेंट को या फिटनेस डिपार्टमेंट को रन करें। अच्छा सामी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उमर भाई ने बताई, क्योंकि कुछ अगर मैं बात करूं अपना इदारों की बात करूं या प्रोफेशनल टीम्स की बात करूं, नॉट इन पाकिस्तान, बहुत सी जगहों पे, खाली हमें तो अनफॉर्चुनेट है ना कि हमारे उसमें नजर आता है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपके पास ट्रेनर भी होगा, आपके पास अपना मैस्योर भी होगा, बल्कि मैस्योर को भी वो कहीं ना कहीं बोझ समझते हैं अपने लिए। उनके पास अपना हेड कोच होगा, असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारी वही ले रहा है, ट्रेनर जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट भी बना हुआ है। फिजियो टीम के साथ रहना कितना इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने इनसे बात की थी कि फिजियो, जब हम बात करते हैं जिम्स की बात करते हैं, रिहैब की बात करते हैं, मुझे पता है एक्सपेंसिव है, लेकिन उमर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि 15,000 में एक टाइम पे लगा लूंगा, 25,000 भी लगा लूंगा, वो मेरे लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन जब अपनी फिटनेस की बात आती है, टाइम में मैनेज नहीं कर पाऊंगा, पे करते हुए मुझे 100 दफ़ा मैं सोचूंगा। अच्छा, होता यही है कि जब आप अपनी फिटनेस को प्रायोरिटाइज नहीं करते ना, फिर आ जाती है बात फिजियोथेरेपी पे। अगर आपने स्टार्टिंग में फिटनेस पे फोकस नहीं किया, अपने वेट पे फोकस नहीं किया, स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं किया, और जो मेजर गोल होना चाहिए वो तो फिटनेस होना चाहिए, ये सब साइड गोल्स हैं। अगर इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते तो फिर लोग फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं, क्योंकि फिर उनको पेन्स भी होते हैं, फिर उनको जॉइंट प्रॉब्लम्स, मसल्स प्रॉब्लम, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो है 30 इयर्स के बाद 1% मसल आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टर्म को हम लोग सार्कोपीनिया भी कहते हैं कि अगर आप सोच लें, अगर आप 30 इयर्स के बाद 1% मसल लॉस कर रहे हैं तो आपके पेन्स किधर जाएंगे? फिर तो एक एज आएगी, एक टाइम आएगा कि वो अनट्रीटेबल हैं टोटली, क्योंकि आपका मसल भी गया, वहाँ से आपके जॉइंट पे प्रेशर आया, जॉइंट भी गया, इस तरह के काफ़ी मसाइल। फिर तो एंड पे आप यही होता है, ओल्ड एज में आपके लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा उमर भाई, मैंने जैसे आपसे बात कर रहा था कि जब हम बात करते हैं फिटनेस सेंटर्स की बात करते हैं, तो मैंने कहा ना कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके जहन में एक ही चीज़ आती है, मसल गेन की बात होती है कि जी हमने फिटनेस सेंटर जाना है, फिटनेस मेंटेन करनी है, बल्कि लाइक उनके जहन में बल्कि की बात आती है। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया के अंदर, अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ,
जो फिटनेस है या क्रॉसफिट है वो ओवरटेक कर रही है अब जिम्स को। लोग बाहर भी कोशिश करते हैं, जो प्रॉपर एथलीट हैं जिनको समझ है वो कोशिश करते हैं कि जैसे आपने कहा कि वो इंटरनल अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं एज कंपेयर टू वो ज्यादा फोकस नहीं करते बल्कीपन पे, वो ज्यादा फिटनेस पे काम करते हैं अपनी। तो क्रॉसफिट और जो जिम्स है आजकल उसमें क्या फर्क है? अच्छा, पहले तो इस टर्म क्रॉसफिट को मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्रॉसफिट आम हर फिटनेस ट्रेनर नहीं है जिम ने क्रॉसफिट बर्पीज को जो भी हाई इंटेंस ट्रेनिंग है ना उसको क्रॉसफिट बना लिया, ऐसा नहीं है। क्रॉसफिट एक प्रॉपर प्रोग्राम है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के अंदर हेल्प आउट करता है। और याद रखिएगा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्रॉसफिट के अंदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप यू आर ट्रेनिंग एवरी डे, यू आर टेकिंग रेस्ट, यू हैव अ गुड रिकवरी, आपकी सप्लीमेंटेशन है आपके साथ, आपकी न्यूट्रिशन है आपके साथ, तो ये सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। यस, पाकिस्तान के अंदर फंक्शनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्रॉसफिट पाकिस्तान के अंदर ज़रूर आ रही है, बट पाकिस्तान के अंदर एक भेड़ चाल है अनफॉर्चुनेटली। अवैस पाकिस्तान के अंदर हार्डली मुझे मेरी जो नॉलेज में है इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने 2 ट्रेनर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि क्रॉसफिट सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, इसके प्रॉपर क्रॉसफिट करवा सकते हैं, उनके पास लाइसेंस है कि वो क्रॉसफिट ट्रेन कर सकते हैं। 99% लोगों के पास क्रॉसफिट का लाइसेंस ही नहीं है और जिम क्रॉसफिट के नाम पे चल भी रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया हुआ। और तो यस क्रॉसफिट इज़ गुड, बट आप जिस भी क्रॉसफिट ट्रेनर के पास जाएं सबसे पहली चीज़ उससे ये पूछें क्या आपके पास क्रॉसफिट ट्रेन करने की सर्टिफिकेशन है, अगर है हायर देम, गेट ट्रेन विद देम, और फिर आप देखिएगा कि वो आपकी फंक्शनैलिटी, आपकी फिजिक को उस लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप अच्छे भी लगेंगे और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, आपका स्टेमिना बिल्कुल अप टू द मार्क होगा। सामिर जी, हम जिम की बात कर रहे हैं, क्रॉसफिट की बात करें, अगर फिजियोथेरेपी की बात करूं तो थेरेपी पे अगर मैं आना चाहूँ थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइएगा, स्विमिंग की बात कर लें, यहाँ पर लोगों ने तो जकूजी वगैरह को कुछ और समझा होता है, लेकिन उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो कितना इंपॉर्टेंट है फिटनेस रीगेन करने के लिए? अच्छा, स्विमिंग में हम लोग मोस्टली जब स्विमिंग को रिलेट करते हैं वो हम कार्डियो से रिलेट करते हैं। आपकी हार्ट की हेल्थ बेटर होती है, आप इससे अगर आप कार्डियो फोकस्ड है ना तो होता ये है कि एट द एंड आपके जो डिजीज़ रिलेटेड रिस्क है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। लाइक आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको स्ट्रोक नहीं होगा, अगर आप स्विमिंग को या और कार्डियो को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका मतलब कि स्विमिंग जो सी आपको कहीं ना कहीं वापस रीइंस्टेट करती है। उमर भाई, अगर जैसे आपने फिटनेस के बारे में बताया, क्रॉसफिट के बारे में बताया, लेकिन जब मील्स की बात आती है, मैंने कहा ना कि आम इंसान लिटरली सोचता है कि यार मैंने फिटनेस अगर मेंटेन करनी है तो मील्स जो से हैं वो बड़े कॉस्टली होते हैं। मील्स क्या जो बेस्ट हैं वो लेने चाहिए, खास करके जब बल्कि बंदा हो, उसने वापस अपने आप को लेके आना अपनी पोजीशन के अंदर, क्या मील्स होने चाहिए? अच्छा, मील्स के अंदर अगेन कॉन्सेप्ट है कॉस्टली, बट अगर हम रूटीन के अंदर देखें ना तो हमने उसको कॉस्टली बनाया हुआ है, सीधी सी बात है। सप्लीमेंटेशंस और प्रोटीन सप्लीमेंट्स फलाना, सबसे पहले तो इस बात को देखें कि अगर आपने वेट गेन करना है आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, बट सप्लीमेंटेशन का मतलब है सप्लीमेंट्री थिंग। प्रायोरिटी आपकी किस पे होनी चाहिए? जो आप खाना खा रहे हैं। अच्छा, जब हम बल्कि होने की बात करते हैं या वेट गेन करने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है प्रोटीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर फ्रेंड्स, कार्ब्स आर नॉट एनिमीज, बिकॉज जब आप कार्ब्स खाएंगे वो आपको एनर्जी देगा ताकि आप वर्कआउट कर सकें। जब आप वर्कआउट करेंगे आपके मसल्स फिट। कार्ब्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करते हैं जो समझना चाहें उस चीज को। कार्ब्स, आप फ्रूट्स आप कार्ब्स में ले सकते हैं, वेजिटेबल्स आप कार्ब्स के अंदर ले सकते हैं, राइस आप कार्ब्स के अंदर ले सकते हैं, गंदम आटे की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पे ले सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करें बिकॉज वो आपको एनर्जी देंगे। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ आती है आपकी प्रोटीन, बिकॉज जब वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं तो मसल्स की वेयर एंड टेयर होती है, उसको रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, अनफॉर्चुनेट है उमर भाई, थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है। सानिया रशीद, डॉक्टर सानिया रशीद, बल्कि इस वक्त अगर फिजियोथेरेपी की बात करूं, बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट आपको देख रहे होंगे जो कि परस्यू अपना कैरियर करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना लिमिटेड जो मामलात होते हैं, लोग जो बातें करते हैं नहीं जी फिजियो ना बने, उनके लिए आपको पैगाम देना चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी तब मुझे भी ये काफ़ी चीज़ें सुननी पड़ी थी कि इसका स्कोप नहीं है, आगे जाके प्रैक्टिस नहीं होगी, ये वो। जो चीज़ मैटर करती है वो है स्किल। अगर आपके पास स्किल है ना तो आपके पास कोई भी बंदा आएगा, आप उसको ठीक करेंगे, वो आगे 4 बंदों को और बताएगा कि इसके पास जाना है, ये वो। और आपकी क्लाइंटेज ऐसे ही बनती है, आपके पास लोग ऐसे ही आते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होता कि एकदम आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोग आ जाएं, तो लोग ऑब्वियसली अगर आप उन्हें ठीक करते हैं तो वो ज़रूर रेफ़र करते हैं, आपको सबका बताते हैं। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उमर फारूक एंड डॉक्टर सानिया रशीद हमारे साथ मौजूद थी स्पोर्ट्स 360 के साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें,
चाहे बात करें पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड टीम यहां पर विजिट कर रही है। हमारे दो मेहमानों के साथ मुझे और मेरी टीम को तब तक ब्रेक तक इजाजत दें, वापस आते हैं।